ये ISLM की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था IS कर्व की डेफिनेशन क्या होती है और IS कर्व को डिराइव कैसे करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था IS कर्व को शिफ्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे IS कर्व की स्लोप के बारे में, स्लोप ऑफ IS कर्व। वैसे तो IS कर्व की स्लोप कई तरीके से इम्पैक्ट होती है, पर आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो दो कंपोनेंट दिए हैं, एक है B और एक है C। ये होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन में और ये होता है कंजम्पशन फंक्शन में। इसको हम बोलते हैं MPC और जो B होता है इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट जब चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होगी। अगर B की वैल्यू हुई बड़ी तो इंटरेस्ट रेट कम कम चेंज हो चाहे ज़्यादा चेंज हो, B की वैल्यू हुई बड़ी तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। इसी तरह C की वैल्यू हुई बड़ी तो इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज आएगा। दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ग्राफ, जैसे हमें पता है इधर वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये का ग्राफ ये है और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ये है। जो ये दो बनाए हैं मैंने इन्वेस्टमेंट फंक्शन के कर्व, एक ये बहुत स्टीपर है और एक बहुत फ्लैटर है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट फंक्शन के, दोनों में सिर्फ स्लोप का फ़र्क है, ये स्टीपर है ये फ्लैटर है। जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये रहेगा और इन्वेस्टमेंट I1 होगी, इंटरेस्ट रेट I1, जब इंटरेस्ट रेट I2 हो जाएगा, देखो इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इतने ज़्यादा के मुकाबले थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि ये स्टीपर है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल I1 स्मॉल I1 पे ये था, अगर सेम ही मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कर दूँ तो देखो ये देखो यहाँ पे उतने ही इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना कम था, यहाँ पे कितना ज़्यादा है। ये स्लोप की वजह से होता है कि स्लोप बताती है या स्लोप हेल्प करती है जानने में कि कितना चेंज होगा एक वेरिएबल के चेंज होने पे। ओके, अब इसी तरह जैसे ये है, इसी तरह IS कर्व भी तो होता है। IS कर्व पे यहाँ इंटरेस्ट मेजर करते हैं, यहाँ पे इनकम। अब ऐसे ही बना दूँ, एक IS कर्व ये, एक IS कर्व ये, एक इसको IS1 बोलते हैं, इसको IS2 बोल देते हैं। तो ये वाला स्टीपर है, ये फ्लैटर है, ठीक है। अब ये स्टीपर क्यों है और ये फ्लैटर क्यों है, इसका आपकी बुक में दो रीज़न दिए हैं, एक B और एक स्मॉल c। ये जो C था ये एक्चुअली स्मॉल c है, MPC, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है। अब ये कैसे बता देगा, उसके लिए हमें IS कर्व की जो स्लोप होती है इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन जैसे IS कर्व की, वैसे तो काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, पर एक शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ। जैसे ए क्या होता है, ए होता है C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, फिर C को हम कैसे लिखते हैं, C बार प्लस MPC इंटू वाई प्लस I बार माइनस BI प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये लिखते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होता है, y इक्वल टू ए, ये चाहिए होता है। अब अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू ए ये पूरा अगर यहाँ ला दें, ऐसे, अब हम यहाँ पे इसको y कॉमन, जैसे मैथमेटिकल वे में सॉल्व करते हैं, इसको कर दें तो y1 माइनस MPC, ये C बाय y को इधर भेजा
सी और वाई को इधर भेजा तो ऐसे कॉमन वाई लेके आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा सी बार आई बार प्लस जी, इसे भी बार कर देते हैं, एन एक्स, इसे भी बार करे चाहे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कर लेते हैं, और फिर माइनस बी आई बचा। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ को एक नाम दे देते हैं ए बार करके। ठीक है, तो y माइनस एम पी सी ए बार माइनस बी आई। ठीक है, और ये जो वन माइनस सी है इसको हम उधर भेज देते हैं, तो y ए बार माइनस बी आई, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा ऐसे। ओके, अब ये आ गया। अब ये जो वन माइनस सी है, वन माइनस एम पी सी, इसको मल्टीप्लायर बोल दिया गया है। मल्टीप्लायर और इसकी वैल्यू जैसे दे देते हैं अल्फ़ा जी। अल्फ़ा जी यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस एम पी सी। तो अब जो हम इसको लिखेंगे अगेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी आई और अल्फ़ा जी। ठीक है, इस ये जो ये पार्ट है ये ऐसे होता है, वन अपॉन में ये इसको हमने अल्फ़ा जी लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ पता होगी हमें स्लोप के बारे में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन होती है, इसकी स्लोप यहाँ पे m होती है। और m क्यों होती है, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे m आता है। ठीक है, इसी तरह और डी वाई बाई डी एक्स क्यों करते हैं, क्योंकि दो होते हैं ना एक्सिस, एक होता है y और एक होता है x, तो y को x के रिस्पेक्ट में करते हुए डिफ्रेंशिएट तो m आता है। इसी तरह जब हम, अब ये क्या निकल के आया एक्चुअली, ये जो चीज़ आई है निकल के क्या है, ये आई एस कर्व ये तो था ना, गुड्स मार्केट की कंडीशन लाते थे, तो ये जो इक्वेशन आई है आई एस कर्व की इक्वेशन आई है। अब हमें स्लोप निकालनी है तो हमें मैथ का यूज़ करना ही पड़ेगा, और स्लोप के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है निकालने के लिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप आती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, वाई एक्सिस था ये था, आई इस कर्व में क्या होता है, आई होता है और यहाँ पे वाई होता है, तो हमें यहाँ स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ आई एस के लिए हमें चाहिए डी आई बाय डी वाई। ठीक है, हम ये निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ आई एस हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब अब जैसे हमें आई चाहिए, आई तो हम यहाँ पे ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमें आई की रिस्पेक्ट में मिले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे आई का निकालने के लिए अल्फ़ा जी को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजते हैं, ये अल्फ़ा जी आ गया, फिर ये ए बार था माइनस बी आई। अब हम इसे उधर भेजते हैं, बी आई इक्वल टू ए बार माइनस वाई बाय अल्फ़ा जी। अब हमें सिर्फ आई चाहिए, तो ए बार बाय बी माइनस वाई बी अल्फ़ा जी। ठीक है, अब देखो आई की रिस्पेक्ट में आ गया ना, जैसे लाइन वाई इक्वल टू ये थी, वाई यानी इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन हमें यहाँ पे इस आई यानी वाई के रिस्पेक्ट में इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी आई बाई डी वाई, ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस वन बी अल्फ़ा जी। ठीक है, तो जो स्लोप हो गई, स्लोप ऑफ आई एस, ये हो गई माइनस वन अपॉन बी अल्फ़ा जी। ठीक है, अब जो आपके सिलेबस में बोला है ना कि बी और सी स्लोप ऑफ आई एस को इम्पैक्ट करते हैं, तो हमें बी स्लोप ऑफ आई एस को इम्पैक्ट बी और सी करते हैं, स्मॉल सी। बी ये दिख गया और स्मॉल सी इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा जी है, हमने क्या बोला था यहाँ पे, अल्फ़ा जी वन अपॉन वन माइनस सी है, हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब जैसे एक चीज़ पता होगी, जब जो ये कर्व ये फ्लैट स्टीपर है बहुत ज़्यादा, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, और ये फ्लैटर है तो इसकी स्लोप कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप लेस तो कर्व फ्लैटर, स्लोप मोर तो कर्व स्टीपर। ये हर कर्व के साथ, चाहे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे वो अपवर्ड स्लोपिंग हो, ये चीज़ सब में अप्लाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ आई एस है ये चीज़ है, यहाँ पर जो बी है और अल्फ़ा जी है, हमें इसे डील करना है, और ये वन अपॉन में है,
यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि ये नेगेटिव स्लोप है इसकी, नेगेटिव यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और आई एस कर्व तो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखो नीचे जा रहा है, तो ये नेगेटिव है। हमें इसको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, हमें सिर्फ इसको देखना है अपने बी और सी के अकॉर्डिंग। तो अगर अगर यहाँ पे 1/b अल्फ़ा जी है, अभी हम बोले एक मिनट के लिए अल्फ़ा जी को इग्नोर कर दें, हम बोले ये सिर्फ 1/b है, ठीक है। तो अगर बी यानी जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है आई इक्वल टू आई बार माइनस बी आई, यहाँ भी होता है ना, ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर बी छोटा होगा तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आएगा, और अगर बी बड़ा होगा तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। इसका मतलब बी छोटा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज छोटा, बी बड़ा इन्वेस्टमेंट में चेंज बड़ा, ठीक है। इसी तरह जो ये बी है ये यही है, पर अब क्योंकि हमने यहाँ से स्लोप कैसे निकाल के लाए हैं और हमने इसको एक तरफ से इग्नोर कर दिया है, हमने सिर्फ ये लिया है। इग्नोर मतलब ये यहीं पे ही है पर ये चेंज नहीं हो रहा, हम सिर्फ बी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू बढ़ा दें, है ना, बी की वैल्यू बढ़ा दें तो बी तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो पूरी ये चीज़ है ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये पूरी चीज़ कम हो जाएगी। और फिर जब ये पूरी चीज़ कम होगा यानी यही चीज़ कम हो रही है, और जब ये कम हो रहा है और ये क्या स्लोप है यानी स्लोप कम हो रही है। स्लोप जब कम हो रही है यानी स्लोप जब कम होती है तो कर्व फ्लैटर होता है। कर्व फ्लैटर यानी आई एस कर्व फ्लैटर, ठीक है, यानी ये यहाँ पे आई एस कर्व फ्लैटर। अब देखते हैं, अब हम जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ा जी को कांस्टेंट कर दिया था ना, अभी हम बी को कांस्टेंट करते हैं। हम बी को कांस्टेंट करते हैं और हम लिखते हैं 1/अल्फ़ा जी, ठीक है। अब अल्फ़ा जी, अब जैसे ये सेम था, जैसे अल्फ़ा जी अगर ये बढ़ जाएगा तो ये पूरी चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी चीज़ कम हो जाएगी तो फिर से बोलेंगे स्लोप कम हो गई है, स्लोप कम हो गई यानी फिर से कर्व फ्लैटर, स्लोप लेस कर्व फ्लैटर ये वाला बन जाएगा। लेकिन बुक में जैसे दे रखा है एक बी और एक सी, हमने बी का तो देख लिया पर ये तो अल्फ़ा जी है, ये सी थोड़ी है, सी नहीं है ना। पर अल्फ़ा जी की वैल्यू क्या आती, 1 - सी, यानी जो अल्फ़ा जी है इसकी वैल्यू है 1 - सी, ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि जो सी है यानी एम पी सी, अगर सी अगर सिर्फ ये ऐसा होता 1/सी, अगर सी बढ़ता, सी बढ़ने से ये पूरी वैल्यू कम हो जाती, ठीक है। लेकिन ये सी नहीं है, ये 1 - सी है। अगर ये सी बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एक मैथमेटिकल वे में आप न्यूमेरिकल वैल्यू कोई डालेंगे ना 1 2 ऐसे करके कुछ भी तो समझ पाएंगे। अब जैसे सी, अगर मैंने क्या करा, सी सिर्फ सी बढ़ाया था, सी बढ़ाने की वजह से ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू पूरी बढ़ गई, ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, यानी अल्फ़ा जी बढ़ गया सी के कम होने से। जब सी कम हुआ, नहीं सी जब बढ़ा तो अल्फ़ा जी की वैल्यू बढ़ गई। अल्फ़ा जी की अब यह वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन ये पूरी वैल्यू जब ये बढ़ रही तो ये कम हो गई, यानी 1/अल्फ़ा जी कम हो गया, ये कम हो गया यानी ये पूरी वैल्यू कम हो गई। फिर इसका मतलब जो स्लोप है वो कम हो गई, स्लोप कम, कर्व फ्लैटर, ये वाला कर्व फ्लैट है, ठीक है। यानी जब स्लोप आई एस की, जब बी बढ़ेगा और सी बढ़ेगा तो स्लोप कम हो जाएगी, ये मतलब हुआ। और इसी तरह जब बी कम होगा और सी कम होगा तो स्लोप आई एस कर्व की बढ़ जाएगी। इसका रिवर्स सिर्फ करना है, ठीक है। अब जो ये सी है
और जो यहाँ पे ये अल्फ़ा जी के अंदर सी आता है। अब जो इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी ये y इक्वल टू ये, और फिर हमने नेम दे दिया था y इक्वल टू ए बार माइनस बी आई अल्फ़ा जी। तो जो सिर्फ ये अल्फ़ा जी है ना, इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इसीलिए जब हमने यहाँ बोला ना कि जब सी बढ़ा तो जो मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर भी बढ़ गया, मल्टीप्लायर बढ़ गया सी बढ़ने से। इसी तरह जब सी कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर ये 1 अल्फ़ा जी बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगी, आई एस कर्व स्टीप हो जाएगा। स्लोप बढ़ने से कर्व स्टीप ये रहा, ठीक है। अब एक शॉर्ट में चीज़ बता देता हूँ, इजी रहेगा। बी है, ठीक है, बी इन्वेस्टमेंट में आता है। अगर बी हुआ छोटा, ठीक है, ये समरी टाइप का है, बी हुआ छोटा, बी अगर छोटा होगा तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ना, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, क्योंकि बी छोटा है तो जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें कम चेंज आएगा इसके मुकाबले। इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे इन्वेस्टमेंट कम चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट कम चेंज होगी तो जो ए है ना, ए भी कम चेंज होगा, ए कम चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम इनकम में कम चेंज आएगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। और जब लार्ज है, ये लार्ज है, इंटरेस्ट रेट उतना ही जितना यहाँ चेंज होता ना हुआ था, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बी लार्ज है। जब इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा तो ए में ज़्यादा चेंज आएगा, ए में ज़्यादा चेंज आएगा तो इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। अब देखो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट में I1 I2, और यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, ये I1 I2, ये देखो इंटरेस्ट रेट उतना ही चेंज कर रहे हैं जितना यहाँ पे उतना ही, ठीक है। पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो उतना चेंज हुआ तो इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, देखो कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा है। जैसे यहाँ बोला था कि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इनकम में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इसके मुकाबले, उसी तरह यहाँ देखो यहाँ पे चेंज नहीं है। इसका मतलब जो स्लोप है यहाँ पे ये स्टीप है, यहाँ पे स्लोप फ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी छोटा रहेगा तो इनकम में चेंज कम आएगा, कम चेंज यानी आई एस स्टीपर, यहाँ पे आई एस स्टीपर होगा। और जब बी बड़ा होगा तो जब इनकम में चेंज ज़्यादा आएगा, यहाँ पे ये आई एस फ्लैटर है, तो इस केस में आई एस फ्लैटर होगा, ठीक है। ये बी का पता चल गया। अब एक बार सी का देखते हैं। ये एक तरीके से अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो सिर्फ इसे याद रखना है, ये याद नहीं रखना, ये वर्किंग है। अब देखो सी, सी अगर हम सी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और एक सी को डिक्रीज कर रहे हैं। जब सी इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे तो अल्फ़ा जी क्या हुआ था, अल्फ़ा जी इंक्रीज हुआ था। अल्फ़ा जी के इंक्रीज होने से यानी मल्टीप्लायर इंक्रीज हुआ है। जब मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है तो यानी जो वैल्यू है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी तो जो चेंज इन वाई आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। और जब बहुत ज़्यादा आएगा, चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एस कर्व होगा फ्लैटर। और यहाँ पे जब सी डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, सी डिक्रीज होने पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे अब जो इनकम आएगी वो कम आएगी, थोड़ी इसके मुकाबले कम आएगी, यानी कम इनकम में चेंज है, तो आई एस कर्व स्टीपर हो जाएगा, सिंपल। तो ओवरऑल जो स्लोप का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो स्लोप ऑफ आई से दो चीज़ों से इम्पैक्ट होती है, बी और सी से, वो ये रहा बी और सी। इन सबको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा बी और सी। जब बी स्मॉल रहेगा तो इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा, आई एस कर्व स्टीपर होगा।
बी स्मॉल पे इनकम में चेंज कम आएगा, स्टीपर होगा, और बी ज़्यादा होने पे इनकम में चेंज ज़्यादा आएगा, आई एस कर्व फ्लैटर होगा। सी इंक्रीज़ होगा जब, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो आई एस कर्व फ्लैटर। और जब सी की वैल्यू कम होगी, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, इनकम में कम चेंज आएगा, तो आई एस कर्व ये रहा, इनकम में कम चेंज होने की स्टीपर। ठीक है, एक और फाइनल लिख देते हैं। बी अगर स्मॉल होगा तो आई एस कर्व फ्लैट रहेगा, नो आई एस कर्व स्टीप रहेगा, ये रहा यहाँ पे। और जब बी लार्ज रहेगा तो आई एस कर्व फ्लैटर रहेगा। ठीक है, और इसी तरह जब सी इंक्रीज होगा तो आई एस कर्व फ्लैट रहेगा, फ्लैटर। जब सी डिक्रीज होगा तो आई एस कर्व स्टीपर रहेगा। स्टीपर यानी स्लोप मोर, और फ्लैट यानी स्लोप लेस। ये चीज़ लिखी, स्लोप लेस कर्व फ्लैटर, स्लोप मोर कर्व स्टीपर। ये था, थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसा है पर यही है, ये चीज़ और ये चीज़ याद रखना, ख़त्म।